वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको अनुपस्थिति विवरणी का प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बतलाएंगे कि इसे फिल करने का सही तरीका क्या है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सारे नियोजित शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी हर महीने प्रखंड संसाधन केंद्र भेजा जाता है, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षकों के सैलरी संबंधित रिकॉर्ड होते हैं और इसी आधार पर उनका मासिक वेतन आता है। अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका वेतन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अनुपस्थिति विवरणी भरने का सही तरीका सीख लें। अनुपस्थिति विवरणी को एब्सेंटी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि ये अनुपस्थिति का विवरण होता है। यह प्रपत्र आपकी अनुपस्थिति के साथ साथ आपकी उपस्थिति को भी बतलाएगा, तभी आपके वेतन के आवंटन के समय आपकी उपस्थिति के आधार पर आपका वेतन दिया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने सेवा संपुष्टि पदस्थापना विवरणी के साथ अनुपस्थिति विवरणी को भी बतलाया था। अनुपस्थिति विवरणी के बारे में डिटेल से हमने जानकारी दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको बतलाएंगे कि अनुपस्थिति विवरणी कैसे भरेंगे। सबसे पहले मैं यह बतला दूं कि हर माह के अंत में अनुपस्थिति विवरणी भेजा जाता है, जिसमें उस माह के उपस्थिति और अनुपस्थिति अंकित होते हैं। विद्यालय के सभी शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी एक ही साथ भेजा जाता है। अभी हाल ही में नवनियुक्त शिक्षकों को अनुपस्थिति विवरणी अलग से भेजना है, लेकिन बाद में इनकी भी अनुपस्थिति विवरणी सारे शिक्षकों के साथ जाएगी। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही है अनुपस्थिति विवरणी का फॉर्मेट। पूरे बिहार में अनुपस्थिति विवरणी का एक ही फॉर्मेट है, इसलिए जिला का नाम अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही साथ प्रखंड का नाम, विद्यालय का नाम और हर विद्यालय एक संकुल के अंतर्गत होता है, संकुल का नाम भी अंकित करना अनिवार्य है। इसके बाद माह का नाम लिखना है, यानी जिस माह का अनुपस्थिति विवरणी भेजा जा रहा है। अगर अप्रैल मंथ में मार्च का भेजा जा रहा है तो माह का नाम मार्च लिखाएगा, न कि अप्रैल। अनुपस्थिति विवरणी में विद्यालय के सारे शिक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति अंकित होती है। सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या का। क्रम संख्या के समय आपको शिक्षकों के वरीयता का ध्यान रखना है। शिक्षकों के वरीयता से संबंधित वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यानी आपके विद्यालय के जो प्रभारी होंगे, सबसे पहले उसका नाम अंकित करना है। उसके बाद सीनियरिटी में जो सेकंड पोजीशन रखते हैं उनका रिकॉर्ड अंकित होगा। इसी प्रकार सबका रिकॉर्ड अंकित करते समय शिक्षकों की सीनियरिटी को जरूर देखेंगे। इसके बाद अगला कॉलम है यूएएन। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। आपके बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिल नहीं करना है, बल्कि ईपीएफ अकाउंट का अकाउंट नंबर फिल करना है। आपके बैंक का अकाउंट नंबर आपके बचत खाते को दिखाता है, जबकि ईपीएफ अकाउंट का अकाउंट नंबर आपके यूएएन नंबर को बतलाता है। आप बचत खाते को ही ईपीएफ अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, तभी आपका ईपीएफ डिडक्शन होगा। बैंक के बचत खाते को कैसे सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करें, किस प्रकार यूएएन नंबर प्राप्त करें, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसकी सूचना आपको मिल सके। इसके बाद अगला कॉलम है शिक्षक या शिक्षिका का नाम। इसमें सिंपली आपको अपना नाम अंकित करना है। इसके बाद प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित। विद्यालय के सभी शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं, बहुत कम ही शिक्षक ऐसे हैं जो अप्रशिक्षित हैं, फिर भी आपको अपना रिकॉर्ड अंकित करना है। इसके बाद अगला कॉलम है दक्षता, टेट या सीटेट। अगर आपने बीटीईटी उत्तीर्ण किया है तो टेट भरेंगे, अगर सीटीईटी उत्तीर्ण है तो सीटेट भरेंगे। अगर आप शिक्षा मित्र थे, दक्षता परीक्षा आपने पास किया है तो
आप यहाँ दक्षता भरेंगे। इसके बाद अगला कॉलम है इंक्रीमेंट जनवरी या जुलाई। दोस्तों अभी आपको जो सैलरी मिल रही है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिल रही है। इससे पहले जब 6th पे कमीशन था तो केवल और केवल वर्ष में एक इंक्रीमेंट मिलता था, हर साल 1 जुलाई को। लेकिन 7th पे कमीशन में इसमें संशोधन किया गया है। सारे कर्मचारियों को, सारे नियोजित शिक्षकों को अब वर्ष में 2 इंक्रीमेंट मिलता है। किसी को जुलाई में मिलता है तो किसी को जनवरी में मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नियुक्ति किस मंथ में हुई है। आप अपनी योगदान तिथि के हिसाब से जनवरी या जुलाई इंक्रीमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका मूल वेतन क्या है यह अंकित करेंगे। सभी शिक्षकों का मूल वेतन उसकी सेवा अवधि पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो सबका सेम होता है लेकिन इंक्रीमेंट मूल वेतन को इफेक्टेड करता है। इसलिए आप अपना यहाँ मूल वेतन अंकित करेंगे। मूल वेतन में बेसिक पे भी आएगा। आप इसमें DA, HRA, मेडिकल अलाउंस आदि को नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद उपस्थिति, दिए गए मंथ में आपने कितना दिन विद्यालय में कार्य किया है यह अंकित करना है। अनुपस्थिति में आप अंकित करेंगे कि कितने दिन आप अनुपस्थित थे। अगर आप CL में थे, SL में थे तो यह भी अंकित करना है। इसके बाद है खाता संख्या, यानी आपके बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है, बचत खाता संख्या है, वो यहाँ अंकित करना है। UAN नंबर में EPF अकाउंट का खाता संख्या अंकित होगा, जबकि खाता संख्या में आपके बैंक अकाउंट का खाता संख्या अंकित होगा। अभियुक्ति में संबंधित रिकॉर्ड लिखे जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अनुपस्थित CL की वजह से थे, SL की वजह से थे तो ये अभियुक्ति में अंकित हो जाएगा। एक एक करके विद्यालय के सभी शिक्षकों का डेटा यहाँ अंकित करना है। इसके बाद यह अनुपस्थिति विवरणी आप प्रखंड संसाधन केंद्र में पहुँचा देंगे। इसी आधार पर आपका वेतन बनेगा। दोस्तों अनुपस्थिति विवरणी के इस प्रपत्र को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों से संबंधित कोई भी प्रपत्र, डिपार्टमेंटल लेटर आप हमारी वेबसाइट teacherrahmat.com से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।